नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन देखते हैं कक्षा 9 के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, जिसके पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर देखेंगे अपन। तो एक नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है। इसमें से पदार्थ को छांटना है, जैसे कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। इनमें से पदार्थ कौन कौन से हैं अपन को पता करना है। तो देखो, इसमें कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पे ये सब पदार्थ है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। जैसे गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा उनके तापक्रम बढ़ने पर बढ़ती है। गर्म खाने के कणों में गतिज ऊर्जा अधिक होती है। अधिक गतिज ऊर्जा के कारण गर्म खाने के कणों में विसरण अधिक होता है। इसी कारण गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। तो देखो, इसमें जल के कणों के बीच दूरी अधिक होने के कारण आकर्षण बल कम होता है, इसलिए स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है। तो देखो, पदार्थ के कणों की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच अंतरा अणुक आकर्षण बल होता है। तो ये 3 पदार्थ के कणों की विशेषता है, याद रखें। अगला देखते हैं अपन पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन। तो पेज नंबर 6 पे है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। जैसे वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। इनको बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में लिखना है। तो देखो, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में कैसे लिखेंगे। तो सबसे बड़ा है, इसमें बढ़ते हुए क्रम में सबसे बड़ा वायु, फिर चिमनी का धुआं, फिर रुई, फिर जल, उसके बाद में शहद, फिर चौक, फिर लोहा। तो ये बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। इसका बी है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। तो इसके बारे में इसकी टिप्पणी करनी है। तो देखते हैं आगे। तो देखते हैं दूसरे का ए, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर। अंतर कौन से हैं। जैसे अवस्थाएं, तो इनकी अवस्थाएं देखते हैं। सबसे पहले ठोस, द्रव, गैस, 3 प्रकार की अवस्था होती है। ठीक, उसमें देखते हैं आकार। तो ठोस में आकार निश्चित होता है, द्रव में आकार अनिश्चित होता है, और गैस में भी आकार अनिश्चित होता है। आयतन की बात करें तो ठोस में आयतन निश्चित होता है, और द्रव में आयतन निश्चित होता है, गैस में आयतन अनिश्चित होता है। ये भी याद रखना, आयतन। उसके बाद में बात करें सीमाएं, तो जो ठोस में सीमाएं स्थिर या स्पष्ट होती है, द्रव में सीमाएं अस्थिर या अस्पष्ट होती है, गैस में भी अस्थिर या अस्पष्ट सीमाएं होती है। संपीड़ितता की बात करें तो ठोस में संपीड़ितता नगण्य होती है, और द्रव में संपीड़ितता नगण्य होती है, गैस में संपीड़ितता अधिकतम होती है। कैसी होती है, अधिकतम होती है। उसके बाद बात करें गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा जो ठोस में नगण्य या कम मात्रा में होती है। द्रव की बात करें तो इसमें माध्यम मतलब मीडियम होती है, और गैस की बात करें तो इसमें अधिकतम होती है। विसरण की बात करें तो विसरण ठोस में तो नगण्य होता है, और द्रव की बात करें तो मध्यम मतलब मीडियम होता है, और गैस की बात करें तो इसमें अधिकतम होता है। अब दूसरे क्वेश्चन का बी देखते हैं कि दृढ़ता
संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व पर टिप्पणी निम्नलिखित है। तो देखते हैं दृढ़ता किसे कहते हैं। तो दृढ़ता उसे कहते हैं कि ठोस में प्रबलतम, द्रव में माध्यम और गैस में नगण्य क्या कहलाएगा, दृढ़ता कहलाएगा। दूसरा है संपीड़ितता, गैसों में अधिकतम होती है इसलिए इसे आसानी से दबाया जा सकता है, परंतु ठोस और तरल में संपीड़ितता नगण्य होती है इसलिए ठोस और द्रवों को आसानी से दबाया नहीं जा सकता। तो ये संपीड़ितता के गुण थे। अब है तरलता। तो तरलता पदार्थ का वो गुण जिसके कारण वो आसानी से बह सकता है, तरलता कहलाता है। तरल पदार्थ को रखने के लिए बर्तन यानी कि धारक आवश्यक है। तरलता की मात्रा ठोस में नगण्य, गैसों में अधिकतम तथा द्रवों में मध्यम होती है, ये भी ध्यान रखें। अगला है बर्तन में गैस का भरना। कैसे भरते हैं देखते हैं। ठोस अपने धारक यानी कि बर्तन को पूर्णतः नहीं भरता, जबकि द्रव अपने धारक का आकार ग्रहण कर लेते हैं। गैसें अपने धारक को पूर्णतः भर देती है और अपने धारक का ही आकार एवं आयतन धारण कर लेती है। ठीक। अगला है गतिज ऊर्जा। अणुओं की गतिज ऊर्जा ठोसों में सबसे कम, द्रवों में अधिक तथा गैसों में अधिकतम होती है। ठीक। घनत्व की बात करें तो ठोसों का घनत्व उच्च होता है, द्रवों में औसत तथा गैसों में घनत्व न्यूनतम होता है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि कारण बताएं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, इसका कारण देखेंगे। दूसरा है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। ठीक। तीसरा है इसका लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, कारण बताना है। और अगला है इसका कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़ों में हाथ चलने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो देखो पहला है कि गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है तथा उनमें आकर्षण बल नगण्य होता है, इसलिए गैसों के अणु अत्यधिक तीव्र गति से सभी दिशाओं में गतिशील रहते हैं। इसी कारण उस धारक को पूरी तरह भर देते हैं जिसमें इसे रखा जाता है। तो ये गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। ठीक। अगला है कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। तो देखो अत्यधिक गतिज ऊर्जा के कारण गैस के अणु बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, इसी कारण दीवारों पर दबाव डालते हैं। अगला है सी इसका लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। क्यों कहलाती है तो देखें। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। क्यों कहलाती है, क्योंकि इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। अगला है हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़ों में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो देखो हवा यानी कि गैसों के अणुओं के बीच अंतरा अणुक बल नगण्य होता है, जबकि ठोस के अणुओं के बीच अंतरा अणुक बल अधिकतम होने के कारण उन्हें काट पाना आसान नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन कि सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो देखते हैं बर्फ का टुकड़ा ठोस होने के बावजूद उसमें हवा के बुलबुले अंदर कैद हो जाते हैं, जिससे बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाता है। जल से कम घनत्व होने के कारण ही बर्फ का टुकड़ा जल में तैरता है। मेन कारण है कि जल से कम घनत्व होने के कारण ही बर्फ का टुकड़ा जल में तैरता है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। ए है इसका 300 केल्विन, बी है 573 केल्विन। तो ए देखते हैं 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस ताप की बात करें तो केल्विन ताप -273। तो केल्विन का ताप कितना दिया हुआ है 300 है, और 300 में अपन को माइनस करने हैं 273। तो उत्तर आएगा आपके 27 डिग्री सेल्सियस। बी है इसका 573 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो देखो सेल्सियस ताप की बात करें तो सेल्सियस ताप बराबर केल्विन ताप -273 होता है। तो जो केल्विन ताप है वो 573 है, तो 573 माइनस 273 करेंगे तो उत्तर आएगा 300 सेल्सियस।
अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, यानी कि जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो देखो 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर वाष्पित हो जाएगा, यानी 250 डिग्री सेल्सियस पर जो जल की भौतिक अवस्था है वो वाष्पित हो जाएगी, और 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर जल वाष्प अवस्था में होगा, जल वाष्प अवस्था में होगा। ठीक, ये तीसरा क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, क्यों रहता है। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा यानी कि गुप्त ऊष्मा पदार्थ के कणों के बीच आणविक बंधों को तोड़ने में खर्च होती है, इसलिए अवस्था परिवर्तन के दौरान ही दी गई ऊष्मा पदार्थ का तापमान नहीं बढ़ा पाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कौन सी विधि सुझाइए। तो देखें, वायुमंडलीय गैसों को द्रव अवस्था में बदलने के लिए दो तरीके प्रयोग किए जाते हैं। पहला है गैसों के अणुओं पर दबाव बढ़ा देना ताकि वे अधिक पास आ सकें। दूसरा है गैसों का तापमान कम करना जिससे उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाए ताकि वे पास पास होकर द्रव में बदल जाए। तो ये वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने की विधि थी। अगला क्वेश्चन है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो देखते हैं, जल के वाष्पीकरण की दर तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। गर्म और शुष्क वातावरण में जल का अधिक वाष्पीकरण होने के कारण अधिक गुप्त ऊष्मा का अवशोषण होता है। अधिक गुप्त ऊष्मा के अवशोषण होने के कारण कूलर का जल ठंडा हो जाता है जिससे कूलर अधिक ठंडा करता है। दूसरा क्वेश्चन है, गर्मियों में घड़े का जो जल ठंडा क्यों होता है, कारण बताना है। तो गर्मियों में जल का वाष्पीकरण अधिक होता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए जल के कण घड़े की सतह से ऊर्जा अवशोषित करने लगते हैं। इसी प्रकार घड़े एवं घड़े के जल में शीतलता आ जाती है, इसलिए गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है। तीसरा है, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है, कारण बताना है। तो एसीटोन, पेट्रोल या इत्र का क्वथनांक कम होने के कारण यह हमारी हथेली से ही ऊष्मा अवशोषित करके वाष्प में बदल जाते हैं जिससे हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। तो यही कारण था जिससे एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। अगला है, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, कारण बताना है। तो देखें, कप की अपेक्षा प्लेट की सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है जिसके कारण चाय या दूध जल्दी ठंडे हो जाते हैं और हम उसे आसानी से तथा जल्दी पी सकते हैं। यही कारण है जिसे कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो देखो, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। गर्मी में हमें पसीना अधिक आता है। सूती कपड़े पसीने को अवशोषित कर लेते हैं। क्या करते हैं, सूती कपड़े पसीने को अवशोषित कर लेते हैं और जब ये पसीना वाष्पित होता है तो हमें शीतलता प्रदान करता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।